स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम आता है नेट फोर्स फाइंड करने के। किस तरह से काम आता है पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे इस प्रिंसिपल को डिटेल में, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर सारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लेक्चर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो जेईई और नीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, क्योंकि वो सारे बेसिक्स उनको चाहिए। और जितना बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे, जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे फिजिकली, उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का टाइटल है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हम करने वाले हैं आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जी, सुपरपोजिशन। किसकी सुपरपोजिशन करने वाले हैं? फोर्सेस। बेसिकली कूलम्स लॉ की बात करने वाले हैं, कूलम फोर्स की बात करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, उनमें सेपरेशन स्मॉल r है, तो जो फोर्स लगती है दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो लगती है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स। दो चार्जेस के लिए तो आप फाइंड कर सकते हो फोर्स कितनी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर एक और चार्ज रख दें सर, यहाँ पर एक और चार्ज रख दें Q3, और आपसे बोला जाए कि Q1 पे, सिर्फ इस Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे? मीन्स अगर आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, चार्जेस दो नहीं है, दो से ज्यादा हैं, 3 4 5 10 50 हो सकते हैं, उन चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस वजह से एक सिंगल चार्ज पे आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है, तो वहां पे ये वाला प्रिंसिपल यूज होता है। तो लेट अस राइट दिस प्रिंसिपल is used to find net force on a given charge। कोई एक चार्ज आपको बोला जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कि इस चार्ज पे फोर्स निकालो, उसको पकड़ लेना हमने। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। अब दो चार्जेस नहीं है टोटल, मतलब किसी एक के कारण फोर्स नहीं निकाल रहे, ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट नियर इट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक चार्ज है Q0, इस Q0 पे मुझे फोर्स निकालनी है, और यहां पे Q1 चार्ज भी है, Q2 चार्ज भी है, Q3 भी है, यहां पे Q4 भी है। चलो बहुत है, 4 चार्जेस हैं मेरे पास। इन चारों के कारण इस Q0 पे नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, वो हमें फाइंड करनी है। तो वहां पे ये वाला प्रिंसिपल यूज होगा। अब कैसे यूज करेंगे इस प्रिंसिपल को, क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, पहले ध्यान से समझेंगे, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो, ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है तो आप हर किसी चार्ज की फोर्स अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। मींस Q0 पे फोर्स फाइंड करनी है तो पहले आप Q0 पे Q1 की फोर्स देख लो कितनी है। जैसे देखो, ये Q1, ये Q0, मान लो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो R1 है। ठीक है, तो आप सिंपली इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स है Q0 पे Q1 इस तरफ जो फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स होगी ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव माने हुए हैं मैंने, सारे चार्जेस पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, लेट अस सपोज वो ये लग रही है F1 वेक्टर। पहले हम ये फाइंड कर ले। जब हम इस फोर्स को फाइंड कर रहे हैं तब हमें बाकी चार्जेस की प्रेजेंस को कंसिडरेशन में नहीं लेके आना, वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मीन्स द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस Q1 and Q0 is not affected by the presence of other charges। जो आसपास वाले चार्जेस हैं वो उस पर्टिकुलर फोर्स को F1 को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, तो किसी तीसरे फ्रेंड के लाइफ में आने से वो प्यार खत्म नहीं होता, वो इंटरेक्शन कम नहीं होती या ज्यादा नहीं होती। ठीक है, मतलब जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके इन बिटवीन जो F1 फोर्स लग रही है उस फोर्स पे बाकी चार्जेस की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, वो फोर्स वैसे ही लगेगी। तो पहले हम F1 लिख सकते हैं, जब हम F1 लिखेंगे तब बाकियों को हम भूल जाएंगे कि वो वहां पे है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद F1 वेक्टर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब Q1 को भूल जाएंगे और Q2 को देखेंगे। तो मान लो ये डिस्टेंस
यहाँ पे R2 है और Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव लगाएगा। देखो ये रिपल्सिव फोर्स ना इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगती है। सबका ध्यान इस एरो पे होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। ये जो लाइन ज्वाइनिंग का चार्जेस होती है ना, उस लाइन के अलॉन्ग लगेगी और रिपल्सिव लगेगी, तो इस डायरेक्शन में लगेगी बाहर की तरफ, रिपल्सिव। ठीक है, तो दिस इज लेट अस सपोज F2 वेक्टर, ये भी कूलम्स लॉ से लिखी जा सकती है। फिर हम Q3 की फोर्स देखेंगे, Q0 पे कितनी लग रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान ले ये डिस्टेंस जो है Q0 में और Q3 में वो है R3, उसके कारण जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, F3 वेक्टर। और लास्ट में एक चार्ज बचा, उसकी फोर्स भी हम देख लेंगे। तो ये डिस्टेंस है लेट अस सपोज R4 और ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट विल बी F4 वेक्टर। तो यहां पे टोटल 4 फोर्सेस इस चार्ज पे लग रही हैं। अगर n चार्जेस होते तो n फोर्सेस लगती। ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज राइट दैट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 इज, ठीक है, गिवन बाय F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और अगर n चार्जेस होंगे तो अप टू Fn वेक्टर। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट में हम इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। अब यहां पे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वेक्टर्स को सॉल्व करना आना चाहिए, 2-3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना आना चाहिए। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे आपने +1 में किया हुआ है, लेकिन मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवाऊंगा ताकि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसकी स्टेटमेंट प्रॉपरली लिख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है, यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज कौन सा है, Q0, वो पहले से पता होगा हमें क्वेश्चन में। ठीक है, Q0 हमने माना यहां पे, ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय द वेक्टर सम। ये वेक्टर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे यहां पे वेक्टर भूल जाते हैं, वेक्टर सम चाहिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सारे लॉज यूज होते हैं, तभी आप वेक्टर से डील कर सकते हो। ठीक है, तो इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब अकेला अकेला चार्ज ले लिया आपने, उनकी जितनी भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम कर दो। तो ये इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी 1 मार्क में पूछी जाती है, दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। अब उसके बाद आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे और ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है दिस इज बिकॉज। इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज जो मैंने अभी आपको बताया था कि द फोर्स between any two charges is not affected, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, is not affected by the presence of other charges। आसपास कितने भी चार्ज आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है या फोर्स है उस पे। जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में जो प्यार होता है, जो इंटरेक्शन होती है, जो सच्चे दोस्त होते हैं, अगर कोई तीसरा फ्रेंड आ जाए उस कंपनी में आके बैठे तो वो इंटरेक्शन वैसे की वैसी रहती है। वैसे ही Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रही है विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी अभी मैं लिख के दिखाता हूं आपको, उस फोर्स पे बाकी सारे चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए, तो ये तो होगी स्टेटमेंट। यहां पे एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये हर केस में वैलिड है, चाहे आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, चाहे एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, तब भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा लगा सकते हैं। तो लेट अस राइट दिस इंपॉर्टेंट नोट हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स for both
द पॉइंट चार्जेस एंड एक्सटेंडेड बॉडीज। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये वैलिड है। बट एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स F लग रही है लेट अस सपोज, और आप कोई तीसरा चार्ज वहां ले आए, वो फोर्स फिर F नहीं रहेगी, वो अफेक्ट हो जाती है। एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड करता है बट फोर्स अफेक्ट हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो एक बड़ी सी बॉडी है, ये एक सफियर है और ये एक सफियर है। ठीक है, इस पे कुछ चार्जेस हैं जिसके कारण यहाँ पे मान लो जो फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, ये बड़ी बड़ी बॉडीज हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब होता है सफियर, ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वैसे कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, बट इनके बीच में कोई ना कोई तो कूलम फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ना। तो लेट अस सपोज यहाँ पे जो कूलम फोर्स लग रही है वो F लग रही है। अब जब आप कोई तीसरा छोटा सा चार्ज यहाँ पे लेके आओगे इसके पास, और अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फोर्स F ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज होगी, F नहीं रहेगी। जैसे मैंने वो आपको प्यार वाली एग्जांपल दी, वो पॉइंट चार्जेस में होल्ड करती है। एक्सटेंडेड बॉडीज में देखो क्या होता है, ये फोर्स क्यों चेंज होगी? देखो जैसे ही यहाँ पे आप प्लस चार्ज रखेंगे ना, तो ये प्लस चार्ज इन प्लस चार्जेस पे कुछ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ कि ये वाला प्लस थोड़ा इधर चला जाएगा, इस साइड पे रिपेल हो जाएंगे, यहाँ से थोड़े से चार्जेस कम हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे ही दूसरे केस में भी कुछ चार्जेस यहाँ पे अकुमुलेट हो जाएंगे, इधर से रिपल्शन हुआ और यहाँ से कुछ कम हो जाएंगे। तो वो एक्चुअली यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफरेंट हो गई, अब पुराने वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रही। तो जब हम कोई चार्ज लेके जाएंगे, एक्सटेंडेड बॉडी के केस में इंडक्शन हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, उस वजह से चार्जेस ही चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से ये फोर्स सेम नहीं रहती। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे ये वाला प्रिंसिपल यूज होता है। लेट अस डू दैट। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो हमारे पास ना यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे पड़ा हुआ है प्लस Q, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है प्लस Q, यहाँ पर भी है प्लस Q। साइड ऑफ ट्राइंगल इज A, तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये है पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड the force on charge at A due to other two charges, तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज होगा क्योंकि एक चार्ज पे दो के कारण फोर्स निकालनी है। तो पहले हम B की फोर्स देखेंगे और फिर C की देखेंगे। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। देखिए ये C चार्ज A को धकेलेगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और A पे जो फोर्स लगेगी इस लाइन के अलोंग लगेगी, मींस इस डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1 वेक्टर। द फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज F1 वेक्टर। इसको लिख लेते हैं। तो अगर आपको F1 वेक्टर लिखना है, व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन A चार्ज, ठीक है, ड्यू टू C, ठीक है। तो दिस फोर्स इज K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी डाटा नहीं गिवन तो K ही रहने देंगे, इसको बाद में पुट कर देंगे। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, ये चार्ज भी Q है, ये चार्ज भी Q है, Q स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी आपको लिखनी है तो हम ऐसे लिख लेते हैं अलोंग CA, मतलब C से A की तरफ एक वेक्टर है, ऐसे उस डायरेक्शन के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन आप बता सकते हो। ऐसे ही F2 फोर्स भी लिखेंगे। F2 क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू B। डायग्राम में आ जाइए। A चार्ज पे फोर्स B के कारण, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग, तो फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग लगती है, बट रिपल्सिव फोर्स है ना, तो जिस चार्ज पे निकालनी है वहां पे आपने ये फोर्स का वेक्टर बनाना है, याद रखना, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, फोर्स A पे निकालनी होती है तो यहाँ भी वेक्टर लगा रहे होते हैं, C पर भी लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। जिस चार्ज पे फोर्स निकालनी है उसको पकड़ लेना है अपने माइंड में, और वहां पे दोनों वेक्टर्स या तीनों वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये होगी F2 वेक्टर। F2 वेक्टर क्या होगा? देखो K, ये भी दोनों चार्जेस सेम ही हैं, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास अलोंग BA वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स हैं जिनमें कुछ एंगल है यहाँ पे। ये एंगल कितना है? लेट अस सी, दिस एंगल इज
60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, जो दोनों 60 डिग्री पे हैं। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये पैरेललोग्राम पहले मैंने कंप्लीट कर दिया, इसके पैरेलल ये आ गया, इसके पैरेलल ये आ गया। ऐसे आपको डायग्राम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो ये बनेगा, नेट फोर्स हमारी ये होगी, ठीक है, एफ नेट। और इस एफ नेट को आप कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं पहले आपको जो सबसे सिंपल और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो करवा रहा हूं, एक सिंपल मेथड से, ठीक है। तो एफ नेट का फॉर्मूला होता है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये दो वेक्टर्स होते हैं ना, ए और बी का रिजल्टेंट आपने पढ़ा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन यहां से निकलती है टेंजेंट बीटा, वो मैं अभी बताता हूं कैसे। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ये मेरे पास वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई F1 और F2 दोनों सेम ही तो हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को मैं F मान लेता हूं, ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशंस के लिए मैंने इनको F मान लिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे F1 की जगह F स्क्वायर, फिर F स्क्वायर F2 की जगह प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, cos 60 इज 1/2। ये आपको वैल्यू याद होगी, 2 से 2 कटा, आ गया जी 3F स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 3 और F बाहर चला जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इतनी फोर्स है, मतलब कितनी है देखो, √3 और F यहां से पुट कर लेते हैं सारा, KQ²/A²। अगर इस क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू दी होती, मान लो 2 कूलम, तो हम यहाँ 2 पुट कर देते। मान लो डिस्टेंस दिया होता ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का डिस्टेंस पुट कर देते और आपके पास आंसर आ जाता। तो ये हमारी नेट फोर्स है, लेकिन ये सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं सर फोर्स की, यहाँ पे देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल मान लेते हैं दोनों में से किसी भी वेक्टर के साथ। तो मैंने ये वाला एंगल मान लिया बीटा। अगर मैं ये एंगल बीटा बता दूं कि F2 के साथ कितना बन रहा है, क्योंकि F2 तो मुझे पता है कि वो B से A की तरफ लग रहा है, और अगर मैं इस F नेट का ये एंगल बता दूं बीटा कि वो कितना है, तो मतलब डायरेक्शन बता दिया आपने। तो ये बीटा फाइंड करना है। तो इस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, टेंजेंट बीटा, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला मैं याद करवा रहा हूं अभी आपको, +1 आ गई अब आपकी ना। देखो टेंजेंट बीटा, डिनोमिनेटर में जिस फोर्स के साथ या जिस एंगल के साथ आपने बीटा एंगल कंसिडर किया है, दोबारा सुनो, जिस वेक्टर के साथ, जैसे मैंने F2 के साथ माना ना, जिस वेक्टर के साथ आपने बीटा एंगल कंसिडर किया है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे नीचे आएगा। फॉर्मूला जब लिखना है, ठीक है। प्लस जो दूसरा वेक्टर बचा वो ये था F1, उसका यहां आएगा। डिनोमिनेटर में F1 के साथ cos थीटा लगेगा और ऊपर लगेगा sin थीटा। आप वैसे पता आपको sin बाई cos ही जो होता है वो tan होता है ना, ऊपर sin थीटा, ऊपर ऐसे आएगा F1 sin थीटा। तो इस तरह से एंगल का फॉर्मूला लिखा जाता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। F1 हमारा F है, मैंने उसको F माना हुआ है। इजी कैलकुलेशंस के लिए बार बार ये एक्सप्रेशंस ना पुट करो, सीधा वो वेरिएबल पुट करो F जो मैंने माना हुआ है। तो F पुट कर दिया, साइन थीटा, थीटा 60 डिग्री है दोनों फोर्सेस में एंगल, थीटा यहाँ पे एंगल था दोनों फोर्सेस का, साइन 60 वो होता है √3/2। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा F2 का मैग्नीट्यूड विच इज F प्लस F1, वो भी फिर से F मान लिया था मैंने, cos थीटा, cos 60 1/2। तो ये बन गया F√3/2 और नीचे डिनोमिनेटर में आप देखिए ये ना F/2 है, एलसीएम ले लेंगे हम तो बनेगा 3F/2। तो ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे F से F कटेगा एंड वी विल गेट 1/√3। तो टेंजेंट बीटा बच्चे 1/√3 आ रहा है। अब आपको पता है टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होती है, मतलब ये जो बीटा एंगल है वो मेरे पास 30 डिग्री आ रहा है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन हम ऐसे लिखेंगे F नेट एट 30 डिग्री विद F2 वेक्टर। तो डायरेक्शन ऐसे बताएंगे फोर्स की आंसर में। ये आंसर का एक पार्ट है और एक ये आंसर है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हम नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।